हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 8 का जो सोशल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ड्यू ने रिलीज किया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये ईयर 2025 और 26 के लिए है। अगर आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लेते हैं तो अगर यदि आपके एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया सो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, जो ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा मिड टर्म एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में भी, वो आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड 40 मार्क्स जो है वो आपके अदर असेसमेंट जैसे नोटबुक के या फिर प्रोजेक्ट फाइल के या जो क्लास में अदर एक्टिविटीज होती है उसके। टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका पेपर एंड 40 मार्क्स के आपके अदर असेसमेंट, इस टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स में से आपका रिजल्ट बनता है। शुरू करते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 6 खंड में विभाजित है। ठीक है, उसमें अलग अलग मार्क्स नंबर कैरी करते हुए क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरीके से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए कंपलसरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है। देखते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैंड रिटन आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, मैप वर्क भी और केस स्टडीज भी सब अच्छे से कराऊंगी। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं आपको काफी बेनिफिट होगा। तो हम अपना शुरू करते हैं सेक्शन क, यानी खंड क शुरू करते हैं। सेक्शन ए ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला रहेगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जरूरी बात बता दूं कि पेपर में आप अपना जो पेपर शुरू करेंगे, शीट्स पे लिखने अपने आंसर शुरू करेंगे, आप अपना आंसर जो है या अपनी आंसर राइटिंग जो है वो सेक्शन वाइज कीजिए। जैसे सेक्शन ए फुल्ली कंप्लीट हो गया आपका, देन सेक्शन बी सी डी, इस वाइज सेक्शन वाइज आप अपना पेपर करें, ताकि जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट है उसका एक पार्ट पहले पेज पे किया है, एक लास्ट पे, एक बीच में, इस तरीके से मत कीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उसकी जगह छोड़ दीजिए, बाद में अगर आपको उसका आंसर आता है तो ठीक है, अन्यथा उसकी जगह छोड़ दीजिए। आप ऐसे मत करिएगा आगे पीछे करके पेपर। इससे क्या है, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको काफी डिफिकल्टीज होती है। और पेपर अपना साफ सुथरा कीजिए, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो इजिली आपका पेपर चेक कर पाए और अगर कोई गलती है तो आसानी से समझ में आ जाए और कोई नहीं है तो ना ही आए। क्योंकि अगर आप गंदा गंदा पेपर करेंगे, आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को गुस्सा आएगा और जो आपके सही आंसर होते हैं वो भी गलत होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो है इसके 15 पार्ट्स है, तो देखते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट पार्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मौलिक अधिकार को, सार्वभौमिक व स्वतंत्र अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या संसदीय शासन प्रतिनिधि को। जो भारतीय संविधान है उसकी अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक को भाषण देने से रोका जा रहा था, बताइए दीपक के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा था। एक दीपक नाम का बच्चा है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक दीपक नाम का बच्चा है, उसको भाषण यानी उसकी स्पीच देने से रोका जा रहा था। तो आपको बताना है कि दीपक का जो है कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। दीपक का स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भाषण देना तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, इससे उसको रोका नहीं जा सकता। हमारा जो सेकंड वाला है उसका ऑप्शन नंबर होगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे आपको 4 देशों के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा देश धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, पहला, देश ए में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है। बेसिकली धर्मनिरपेक्ष देश वो होते हैं जो सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो फर्स्ट वाले में है कि एक ही धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देश बी में है, देश बी में एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है, ये भी नहीं होगा। एक ही धर्म को राजकीय स्वीकार किया गया, जबकि ऐसा नहीं होता। देश सी में एक धर्म के मतों को मूल दूसरे धर्म के मतों के मूल से अधिक है, यानी एक धर्म का मूल जो है वो दूसरे से अधिक है, ऐसा भी नहीं होता।
बी वाले में है देश डी में सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर ऑप्शन डी, देश डी में सभी धर्म के को मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1909 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं सही मिलान की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको सही मिलान की पहचान करनी है। पहला है प्राथमिक क्रिया मत्स्य, दूसरा प्राथमिक क्रिया बैंकिंग, प्राथमिक क्रिया बीमा या प्राथमिक क्रिया व्यापार। देखिए जो प्राथमिक क्रियाएं होती है ना, वो वह वाली क्रिया होती है जो बिल्कुल ही प्राकृतिक से, प्राथमिक क्रिया सॉरी वो होती है जो प्राकृतिक से जुड़ी होती है सीधे रूप से, उसके बीच में कोई और दूसरी क्रिया नहीं होती। सो जो मत्स्य है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बैंकिंग नहीं आएगा, बीमा भी नहीं आएगा और व्यापार भी नहीं आएगा। व्यापार जो हमारा जो है वो सेकंड में आएगा और बैंकिंग बीमा ये सब भी सेकंड में आएंगे। जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसमें कृषि वगैरह आते हैं, मत्स्य पालन पशुपालन आता है। सेकंड जो है हमारा इंडस्ट्री यानी व्यापार से रिलेटेड, और जो थर्ड हमारा टर्शरी या तृतीयक क्षेत्र होता है वो आता है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रीम है, यानी चावल उत्पादन में सबसे आगे है। सो ऑप्शन ए चीन जो है चावल उत्पादन में अग्रीम है। ठीक है, 7 देखते हैं अपना, तंजानिया किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि त्रिदलों में मृदा उत्पादन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब नीचे आपको ये कुछ क्रियाएं दी गई हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है। वेदिका फार्म, समुच्चय रेखीय जुताई, रक्षक निखाला या चट्टान भार। सो इसका आपका होगा आंसर ऑप्शन बी, समुच्चय रेखीय जुताई जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं असंगत की पहचान कीजिए। इसमें से ओड वन आपको सिलेक्ट करना है जो सबसे अलग है, उसकी पहचान करें। सो ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। सो इसमें हमारा आएगा सौर ऊर्जा। ये असंगत है क्योंकि जो पेट्रोल है वो भी खत्म हो सकता है, कोयला भी और प्राकृतिक गैसें भी। जो सौर ऊर्जा है यानी सनलाइट है वह कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये नवीकरणीय है और ये अनवीकरणीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना पार्ट 10। नीचे दो कथन, कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल ठीक है कि जो जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय है। सो जो हमारा कथन 1 है वो कथन ठीक है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। जो पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जो जल है वो अलवणीय यानी फ्रेश यानी मीठा पानी नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। सो ऑप्शन सी कथन 1 सही है और कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कारण आर। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं कथन ए और कथन आर। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो जो जेम्स मिल्स थे उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और जो सरकारी दस्तावेज हैं उससे हमें ये नहीं मिलता, ये देख या ये समझने को नहीं मिलता कि आम लोगों की क्या सोच है। ठीक है, सो इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी कथन ए सही है और कारण आर उसका गलत है, क्योंकि यहाँ पे जेम्स प्रिंसपेक्ट यानी धर्मों की बात हो रही है कि उन्होंने उसको 3 कालखंडों में बांटा, और नीचे यहाँ पे बात होगी सरकारी दस्तावेजों की। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे आरंभ हुई। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में कौन सी नदी के किनारे आरंभ हुई। सो ऑप्शन सी हुगली नदी के किनारे प्रारंभ हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिराऊ झोला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने। जो सिराऊ झोला है वो कौन से वर्ष में बंगाल के नवाब बने। सो ऑप्शन ए 1756 में वह बंगाल के नवाब बने। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण आंदोलन किस कृषि के
विरुद्ध था। जो चंपारण आंदोलन था वो कौन सी कृषि के खिलाफ हुआ? तो वो हुआ था नील के खिलाफ। ठीक है, नील की खेती के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शेर ए मसूर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? जो टीपू सुल्तान थे उन्हें शेर ए मसूर कहा जाता था। सो इसके जो हमारे 15 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो कंप्लीट होते हैं। तो मैं आपको इनके आंसर्स दिखा देती हूँ इकट्ठे, ये देख सकते हैं आप। ये आपके 15 जो कंप्लीट पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, उनका सोल्यूशन है। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं या फिर लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अपना सेक्शन बी शुरू करते हैं। यहाँ से हम अपना सेक्शन बी यानी खंड ख शुरू करते हैं। इसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर के होंगे। ठीक है, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। यहाँ पे आपको ए पार्ट और बी पार्ट में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो मैं आपको दोनों ही करवाने वाली हूँ, बट पेपर में आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, देखते हैं अपना ए पार्ट। श्रीरंगपट्टनम के आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले? जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के परिणाम क्या निकले, आपको वो बताना है। सो देखते हैं अपना आंसर यहाँ से। श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध के परिणाम निम्नलिखित निकले। यदि आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप उस क्वेश्चन में से एक लाइन उठा के ये जरूर लिखें कि इसके ये परिणाम निम्नलिखित निकले। इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव लगती है। ठीक है, तो यह लाइन आप क्वेश्चंस में से ही लेनी है और इससे आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी लॉन्ग भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है इस युद्ध, यानी जो युद्ध था श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध, ये कब हुआ था? 1799 में, 1799 में ये युद्ध हुआ था। सो इस युद्ध में टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, इसका ये परिणाम निकले कि टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हो गई। सेकंड, अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां पर वोडियार वंश को पूर्ण गद्दी पर बिठाया। जो अंग्रेजी मैसूर राज्य था उसने अधिकार ले लिया और वहां पर वोडियार वंश को फिर से गद्दी पर बिठाया। थर्ड पॉइंट, अंग्रेजों का दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। जो अंग्रेज थे उनका दक्षिण भारत पर भी कब्जा हो गया। सो जो ये श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध था, ये उसके परिणाम निकले कि टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया और वोडियार को फिर से गद्दी पर बिठा दिया और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत पर पूर्ण अपना स्थापित जो था वो स्थापित कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है वो देखते हैं कौन सा है। सो ये है हमारा तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले। जो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम निकले, ये बताना है। देखते हैं अपना आंसर। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम। पहला, मराठाओं की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। जो मराठ थे उनकी शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। ठीक है, सेकंड, अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में स्थापित हो चुका था। जो अंग्रेज थे उनका जो शासन था वो पूरे भारत में स्थापित हो गया था। सो जो तीसरे अंग्रेजों का मराठा युद्ध था उसके ये परिणाम निकले कि मराठाओं की शक्ति पूर्ण तरह से समाप्त हो गई और अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन जो था स्थापित कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, न्यायपालिका के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो न्यायपालिका है हमारी, उसके क्या कार्य हैं? किसी 2 कार्यों का वर्णन करना है हमारे। तो ये रहा आंसर। न्यायपालिका के 2 कार्य निम्नलिखित है। ये न्यायपालिका के 2 कार्य। इस तरीके से आप अपनी एक सब हेडिंग लाइन बना सकते हैं जो काफी इफेक्टिव लगेगी। ठीक है, फर्स्ट, न्यायपालिका कानून और संविधान की रक्षा करती है। बिल्कुल ठीक, जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारे कानूनों की और संविधान जो बनाया गया है उसकी रक्षा करती है कि उसके तहत जो नियम कानून आते हैं उसका देश में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। ठीक है, सेकंड, ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करती है और विवादों का निपटारा करती है। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको जो उनके मौलिक अधिकार मिले हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो देखती है कि उनकी सुरक्षा है या नहीं। ठीक है, और विवादों से निपटना भी हमारी न्यायपालिका का ही कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगेन यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिए गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। देखते हैं अपना आंसर। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
ठीक है। सेकंड, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए। जो ये हमारा भारतीय संविधान है, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट बी। सार्वभौमिक वश मताधिकार का महत्व लिखिए। जो हमारा सार्वभौमिक वश मताधिकार है उसका क्या महत्व है वो बताना है आपको। देखते हैं इसका आंसर, ये रहा। तो सार्वभौमिक वश मताधिकार का महत्व, पहला, ये प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार देता है। जो हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये हमारे देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव मतदान का अधिकार देता है, जिससे जो लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर की आयु के, वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार चुन सके कि हमारे देश में कौन सी सरकार जो है अपना शासन चलाएगी। सेकंड, ये लोकतंत्र को सशक्त और समानता के सुनिश्चित करता है। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये लोकतंत्र की समानता को सशक्त करता है और सुनिश्चित करता है। तो ये हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के महत्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सतत पोषणीय विकास का वर्णन कीजिए। सतत पोषणीय विकास की व्याख्या कीजिए, आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर, ये रहा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा ही जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाएगा, बिकॉज ये जो टर्म है ना सतत पोषणीय विकास, की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अपना आंसर। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सोच समझकर और संतुलित रूप से किया जाए। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये है कि जैसे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई और बहुत सारी चीजें हैं, डीजल हो गया, ये सब चीजें जो है, तो इनका जो प्रयोग है लोग सोच समझकर करें और संतुलित रूप से करें, ताकि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत भी सुनिश्चित रहे। जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है या हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनकी भी जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए और उससे भी आने वाले जो भविष्य में जो पीढ़ी है उनकी जरूरतें भी सुरक्षित रहें और पूर्ण होती रहे। यानी किसी भी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग सोच समझकर करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां और उनकी आने वाली पीढ़ियां भविष्य में उन सभी चीजों का लाभ उठा पाए। उदाहरण, वृक्षारोपण करना, जो पेड़ कटते जा रहे हैं, यदि आप पेड़ काट रहे हैं तो और पेड़ भी लगाएं। ठीक है। जल का संरक्षण करना, फालतू में जल का अपव्यय ना करें, जल को बचाकर रखें, जल का संरक्षण करें और प्रदूषण को कम करना। ये जो पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं या फिर जो प्रदूषण किए जाते हैं वो ना करें, ताकि जो हमारा वातावरण है वो दूषित ना हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। सो यहाँ से हमारा सेक्शन सी खंड ग शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारे 3 मार्कर के क्वेश्चन है। सो 6 का देखते हैं। ए पार्ट, कृषि के विकास के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। जो हमारी कृषि है उसके विकास के लिए कोई 2 उपाय बताने हैं। देखते हैं अपना आंसर, ये रहा। कृषि के विकास के लिए उपाय, पहला, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करना। यानी जो हमारी कृषि है उसमें उन्नत किस्म यानी अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना और कीटनाशकों का प्रयोग करना, सब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेकेंड, आधुनिक तकनीकों जैसे सिंचाई की नई विधियां, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर और कृषि मशीनों का प्रयोग करना। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका प्रयोग करना, ताकि कृषि जो है वो जल्दी हो सके और आसानी से हो सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है। जो अमेरिका है उसमें किस प्रकार से कृषि की जाती है उसका वर्णन करना है आपको। देखते हैं अपना आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न प्रकार से कृषि की जाती है। पहला, अमेरिका में कृषि बहुत ही वैज्ञानिक और यांत्रिक ढंग से की जाती है। जो अमेरिका है वहां पर कृषि बिल्कुल साइंटिफिकली और यांत्रिक यानी टेक्नोलॉजीज के थ्रू की जाती है। ठीक है। वहां बड़े बड़े खेत होते हैं जिसमें पेयरी खेती, जिसे पेयरी खेती कहते हैं। जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहां पर जो खेती की जाती है उसे पेयरी खेती कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और मशीनों की सहायता से खेती की जाती है। वहां पर जो है ट्रैक्टर से और कंबाइन हार्वेस्टर से और काफी अन्य मशीनें हैं उनकी सहायता से खेती की जाती है। ठीक है। और वहां पर गेहूं और मक्का प्रमुख फसलें हैं। अमेरिका में गेहूं और जो मक्का है वे प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो हमारी भारतीय संसद है वो क्या कार्य करती है, हम आपको उनका वर्णन करना है। ये संसद से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा, या तो ये कि कानून किस प्रकार बनाया जाता है, या फिर संसद के कार्य, या फिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के
सबके कार्य। ठीक है, सो ये आपका एक क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। फर्स्ट का देखते हैं कि संसद के क्या कार्य हैं। ये रहा, भारतीय संसद के कार्य, कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। जो भारतीय संसद है वो क्या करती है, नए कानून बनाती है, और जो पुराने कानून है उनमें संशोधन करती है। संशोधन यानी कि कुछ चेंजेस करने हो आज के समय के अनुसार तो उसमें संशोधन करती है। सेकंड, बजट पास करना और सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखना। बजट पास करती है और जो सरकार के खर्चे हैं उन पर नियंत्रण रखती है। और थर्ड है, कार्यपालिका सरकार को जिम्मेदार बनाना और उससे प्रश्न पूछना। जो हमारे कार्यपालिका है उसको जिम्मेदार बनाना और उससे प्रश्न पूछना कि किसी भी चीज को लेकर कि जो काम है वो ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसको उस चीजों के लिए जिम्मेदार बनाना कि आप ये कार्य सही से करें। ठीक है, सो ये हमारे भारतीय संसद के कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। जो भारत में इतने सारे कानून है, नियम कानून है, वे कैसे बनाए जाते हैं, आपको वो उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखते हैं अपना आंसर कि कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा, यस। भारत में कानून निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। जो भारत में कानून है वो निम्नलिखित प्रकार से बनाए जाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले कोई विधेयक बिल लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले जो किसी भी चीज का बिल है वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, या तो उच्च सदन में या निचले सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, उस पर बहस और चर्चा होती है। जो बिल पेश किया गया है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उस पर बहस होती है और चर्चा होती है कि ये ठीक है या नहीं है, या इसमें और किस प्रकार से कोई चीजें जो है ऐड करनी चाहिए या कुछ चीजें हटानी चाहिए, उसको लेकर बहस या फिर चर्चा होती है। ठीक है, थर्ड, दोनों सदनों के पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में यदि ये बिल जो है वह पास हो गया, दोनों सदनों ने कह दिया जी ठीक है, उसके बाद ये जो बिल है वह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। फोर्थ, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये कानून एक्ट बन जाता है। फिर जब देखिए, सबसे पहले कोई जो बिल है वह आता है और लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उस पर बहस और चर्चा होती है। फिर बहस और चर्चा होने के बाद दोनों सदनों से तो ये हो गया पास, उसके बाद ये भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए। और राष्ट्रपति जब उस चीज की स्वीकृति दे देते हैं या उस चीज को मंजूरी दे देते हैं, तो उसके बाद जो ये कानून है ये एक एक्ट बन जाता है और लागू कर दिया जाता है। उदाहरण देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। सेकंड, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी अधिनियम 2017 में पारित किया गया था। ये दोनों तो सिर्फ उदाहरण है, बाकी ऐसे कई सारे अधिनियम है और एक्ट्स जो है वो इसी प्रकार से लागू किए जाते हैं। ठीक है, सो ये काफी इजी था कि सबसे पहले बिल होता है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बहस से चर्चा होती है, दोनों सदनों में पास होने के बाद फिर हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और उनकी स्वीकृति के बाद वो जो कानून है वो एक एक्ट बन जाता है और पूरे देश में वो लागू किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हमारा खंड ग शुरू होता है। यहाँ से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु कोई 5 उपाय सुझाइए। जल को संरक्षण यानी जल को बचाने के लिए कोई ऐसे 5 उपाय बताने हैं हमारे को। तो देखते हैं अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। यस, जल संरक्षण हेतु 5 उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहला, वर्षा जल संचय। वर्षा का पानी टैंकों या भूगर्भ टैंकियों में इकट्ठा करें और उसे प्रयोग में लाना चाहिए। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जल का पानी होता है वो बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेना चाहिए या फिर भूमिगत जो टैंकियां होती है उनमें इकट्ठा करके उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। सेकंड, टपक सिंचाई और छिड़काव सिंचाई। खेत में पानी की बर्बादी रोकने के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। जो खेत है उनमें देखते हैं ना बड़े बड़े ट्यूबवेल से पानी चला दिया जाता है, तो उसकी जगह छिड़काव सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो जल की बर्बादी है उससे रोका जा सके। यानी कि आधुनिक सिंचाई पद्धति यानी न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड है, नलकूपों और नलों का सावधानी से प्रयोग। पानी का रिसाव रोकना और नलों को खुला ना छोड़ना। यानी जो नल होते हैं उनमें से पानी टपक टपक कर रहा होता है उसको रोकना और नल को कोई खुला ना छोड़े, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फोर्थ देखते हैं अपना पॉइंट। इसमें जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आप 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, वो आपके इनफ है। आपको आंसर जो लिखेंगे आप 5 पॉइंट्स में, आंसर के नंबर आपको मिल जाएंगे इजीली।
बट ये नहीं कि छोटी छोटी हेडिंग्स लिख दी है जो आगे की है, सिर्फ थोड़ा बहुत इनको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल स्रोतों का संरक्षण, तालाब, नदी, झील आदि को गंदा ना करना तथा उनमें कचरा ना डालना। जो हमारे तालाब है, नदियां हैं, झील है, जो हमें पानी देती है, उनको गंदा नहीं करना चाहिए और उनमें कचरा नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, तालाबों के किनारे जाके बैठ जाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, और वो गंदा पानी वापस फिर उसी तालाब में, नदियों में छोड़ देते हैं, अपने अपने पशुओं को नहलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है, लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, वृक्षारोपण करना। पेड़ पौधे अधिक मात्रा में वर्षा लाते हैं और जल स्रोतों को सूखने से बचाते हैं। जो हमारे पेड़ और पौधे होते हैं वे अधिक मात्रा में रेल लाने में काफी सहायक होते हैं और जल स्रोत जो है उनको सूखने से बचाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। 9 का ये पार्ट, जनहित याचिका का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। जनहित याचिका क्या है, ये आपको उदाहरण सहित बताना है। अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनहित याचिका वाला। देखते हैं अपना आंसर। देखिए, सबसे पहले तो वर्ड देखिए, जनहित याचिका। इससे जनहित यानी जन, जो जितने भी लोग हैं उनकी हित के लिए कोई याचिका दर्ज करे। ठीक है, सो जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन किसी ऐसे मुद्दे पर न्यायालय में याचिका दायर करता है जो पूरे समाज या जनता के हित में हो, तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। वही कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन ऐसे मुद्दे पर न्यायालय में याचिका देता है जो पूरे समाज या जनता के हित में हो, उनके हक में हो, तो उसे ही जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, उदाहरण पहला, पर्यावरण संरक्षण हेतु दाखिल याचिकाएं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो दाखिल याचिकाएं, जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने की याचिका। जो वृक्ष है उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उसको रोकने की याचिका। तो जो वृक्ष है उसकी कटाई हो रही है, तो उससे जो है पूरे समाज को असर पहुंचेगा। तो इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनहित याचिका जो है न्यायालय में पेश की जाती है। जो वृक्ष है उनकी अंधाधुंध कटाई की जा रही है, सो उसको रोकने के लिए कोई याचिका। सेकंड, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ याचिका। जो कुछ उद्योग हैं, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, सो उनको रोकने के लिए उनके खिलाफ याचिका दायर की जाए। थर्ड, बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी समाप्त करने हेतु याचिका। जो बाल श्रम और जो बंधुआ मजदूरी है उसको समाप्त करने के लिए याचिका। अर्थात इस प्रकार जनहित याचिका का आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है। सो जो जनहित याचिका है वो आम जनता के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने का एक काफी प्रभावी माध्यम है। ठीक है, सो ये था जनहित याचिका के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट बी, स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बताइए। जो स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका है उसके आगे स्वतंत्र वर्ड लगा दी कि अब आपको बताना है, बताना आपको बेसिकली न्यायपालिका के बारे में ही है, बट इसके आगे स्वतंत्र लगा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि बच्चों ने तो सिर्फ न्यायपालिका के बारे में ही पढ़ा होगा, तो इसके आगे हम लगा देते हैं स्वतंत्र। बेसिकली कुछ नहीं है, आपको बस न्यायपालिका का महत्व ही बताना है। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ, न्यायालय पर सरकार या किसी अन्य संस्था का दबाव ना होना। जो हमारा न्यायालय है उस पर किसी भी प्रकार की सरकार का या किसी भी प्रकार की संस्था का दबाव ना होना, इसे कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। फर्स्ट, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है न्यायपालिका के तहत। सेकंड, न्याय सभी को समान रूप से मिलता है। जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है और न्याय जो है सभी को समान रूप से मिलता है। थर्ड, ये सरकार की कार्यपालिका और विधायपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो सरकार की कार्यपालिका पर और विधायिका पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, किसी भी अन्याय या शोषण के विरुद्ध नागरिकों को न्याय दिलाने का आश्वासन देती है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी भी प्रकार का यदि अन्याय या शोषण हुआ है किसी भी नागरिक के विरुद्ध, तो उसको न्याय दिलाने का आश्वासन देती है। फिफ्थ है हमारा, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और कानून के शासन की रक्षा करती है। जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाती है, जो कानून है उसकी रक्षा करती है, उसके शासन की रक्षा करती है। तो ये जो थे हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका का कार्य थे या उसका महत्व था। ठीक है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है खंड ड। सो ये हमारे केस आधारित प्रश्न है। ये आपकी जो बुक्स है ना सिविक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी की, सो उसी में से आपकी ये कुछ पैराग्राफ चैप्टर्स में से उठा लिए। सो इनको पढ़ के आपको नीचे 3-3 क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर्स देने हैं।
वैसे तो आपको सारे आंसर्स इन्हीं पैसेज में से मिल जाएंगे, बट फिर भी मैंने आंसर्स लिखे हैं, सो मैं आपको वो दिखा दूंगी। इस पैसेज को आप एग्जाम में 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसी में से आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में होता है, बट कभी कभी घुमा फिरा के कुछ लाइन्स ऊपर नीचे होती है। सो वो आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं अपना पैसेज। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। यानी 19वीं सदी जो थी, तो पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। तो जो गांव में राजस्व संरक्षण किए गए, सो इनमें धरती की जो सतह यानी जमीन, मिट्टी की गुणवत्ता और वहां मिलने वाले जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, और जो स्थानीय इतिहासों व फसलों पर जो जो भी चीजें थी उनका सर्वेक्षण किए जाने लगा था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी था। सो जो अंग्रेज थे कि किसी राज्य में, किसी जगह या किसी इलाके में यदि हमारे को अपना शासन चलाना है तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, धरती की सतह कैसी है। ठीक है, अंग्रेजों का मानना ऐसा था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। सो जो 19वीं सदी के अंत में, आखिर में, जब 20वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी, तो हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, सेंसस। ठीक है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। जो हर 10 साल में जनगणना की जाती थी, तो उससे भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। जैसे लोगों की संख्या कौन से प्रांत में कितनी है, उनकी जाति और उनके इलाके और व्यवसाय यानी वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्रणाली वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। यानी इन सर्वेक्षण, ये जो ऊपर सर्वेक्षण है गांव के चीजों के, ये तो किए जाते थे, और साथ ही साथ जैसे वनस्पति के या प्राणी वैज्ञानिक के या पुरातत्व या मानव शास्त्री, इन सभी प्रकार के सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, सो ये था हमारी पैसेज में। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सर्वेक्षण के किसी एक प्रकार की व्याख्या यानी उल्लेख कीजिए। कोई एक प्रकार का सर्वेक्षण के बारे में बताएं। सेकंड है, जनगणना कितने सालों में किया जाना निर्धारित किया गया। थर्ड है, अंग्रेज सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण क्यों किए। देखिए, अभी जनगणना हमने ऊपर पढ़ा कि हर 10 साल में की जाती थी, और जो अंग्रेज हैं उन्होंने देश के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण क्यों किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि किसी भी इलाके को जानने के लिए इन सभी जानकारियों का पता लगाना बहुत जरूरी है कि हम कैसे प्रांत पर शासन कर रहे हैं। ठीक है, सर्वेक्षण का कोई प्रकार, जैसे कि मिट्टी का सर्वेक्षण। तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स। ये रहा सबसे पहला, भूमि सर्वेक्षण। एक सर्वेक्षण का प्रकार बताना है, 1 मार्कर में है आपका क्वेश्चन। सो इसमें मिट्टी की गुणवत्ता, जो भूमि सर्वेक्षण उसमें मिट्टी की गुणवत्ता, फसलें, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की जानकारी एकत्र की जाती है। सेकंड था कि जनगणना कितने सालों में निर्धारित किया गया। तो जनगणना हर 10 साल में की जाने लगी। ठीक है, थर्ड है, अंग्रेजी सरकार ने सर्वेक्षण इसलिए किया क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति और फसलों की जानकारी मिले। जो भूमि है उसकी शक्ति पता चले और फसलों की जानकारी मिले। सेकंड, किसी क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए सही जानकारी प्राप्त हो। किसी भी क्षेत्र में अपना शासन या प्रशासन चलाने के लिए उस क्षेत्र की हमारे को सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड, ये थर्ड पॉइंट है, लोगों की संख्या, जाति, भाषा और रीति रिवाजों की जानकारी मिल सके। सो इससे क्या है, जो हमारे जो लोग थे उनकी संख्या, जाति, प्रजाति और रीति रिवाजों की जानकारी मिल सके। सो कुल मिलाकर अंग्रेजी सरकार इन जानकारियों को एकत्रित करके, जो हमारी सरकार थी वो अंग्रेजी सरकार इन जानकारियों को एकत्रित करके उस अपने प्रांत पर शासन करना चाहती थी। ठीक है, सो यहीं पे हमारा 10th क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं अपना पैसेज। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। जो सहमति का विचार होता है वो लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, ऐसा माना गया है। सहमति का मतलब है चाह,
स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। जो सहमति है उसका मतलब कि लोगों की क्या चाह है और किस चीज को लेकर उनकी स्वीकृति है, और लोगों की किस चीज को लेकर हिस्सेदारी या भागीदारी है। ठीक है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। जो लोग निर्णय लेते हैं उससे ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, वो बनती है। उसके कामकाज के बारे में फैसला देना। इसके तहत लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकतंत्र की चाह यही है कि लोग जो है, ये लिखा ना कि लोकतंत्र के पीछे की मूल चाह ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। ठीक है, सो अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस जो दे रखे हैं नीचे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है। देखते हैं लोकतंत्र का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 से। सो वो जो था ना कि कुल मिलाकर अंग्रेजी सरकार से कर वसूलती है, शासन नियंत्रण आसानी से बनवाना चाहती है। ये उसका कंप्लीट आंसर है, ये देख सकते हैं। अब देखते हैं अपना फर्स्ट, लोकतंत्र यानी जनता का शासन, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनवाते हैं और सरकार जनता के इच्छा अनुसार काम करती है। सो हमारे से पूछता है लोकतंत्र का क्या अर्थ है। सो जनता का शासन यानी ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनकी सरकार बनाते हैं और सरकार जनता के लिए उनकी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अपना क्वेश्चन इसका। सेकंड है, लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है। जो लोकतंत्र है उसके पीछे मूल सोच क्या होती है, यहीं पे देखिए लिखा था ना, ये इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा था मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोकतंत्र के पीछे की मूल सोच ये होती है कि हर व्यक्ति या नागरिक समान रूप से महत्वपूर्ण है और सरकार को सभी नागरिकों की राय का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जनता का हित, जनता के लिए कार्य करना ही लोकतंत्र की मूल सोच है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड है हमारा इसमें, सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु होता है। जो सहमति का विचार है वो लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं आपको लिखना है। देखते हैं अपना आंसर। इस कथन का अर्थ है कि लोकतंत्र में निर्णय लोगों की सहमति से किए जाते हैं। ठीक है, सहमति का मतलब है लोगों की इच्छा, स्वीकार और भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार जनता की राय और सहमति के आधार पर काम करती है, इसलिए सहमति का विचार लोकतंत्र की नींव है। जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता की राय सहमति के आधार पर कार्य करती है। सो जो हमारी जनता है उसकी सहमति के जो विचार है वही लोकतंत्र की नींव है। ठीक है, ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपकी 4 पैसे जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ये आपके 14 सेकंड में देखते हो। 10th 11 12 13, हाँ जी 13 तक आपकी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्ण पारित हो जाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत और पूर्ण पारित यानी दोबारा से प्रयोग हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया प्रयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, जबकि फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत ही से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर्स क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से ये आप आंसर लिख सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्ण पारित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 12th के फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड है हमारा, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण देना है। देखते हैं अपना आंसर। एक सेकेंड। सो ये रहे इनके आंसर। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्ण पारित हो जाते हैं। सेकंड हमारा है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है हमारा सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट, जिसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है और ये कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है हमारा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु विश्व के बहुत से भागों में इसकी कमी क्यों है? यानी ये कह रहे हैं जल जो है एक नवीकरणीय यानी ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता, परंतु फिर भी विश्व के कुछ भागों में इसकी कमी क्यों है, ये बताना है आपको। देखते हैं इसका आंसर, ये रहा। जल नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसकी कमी इसलिए हो रही है क्योंकि पहला, लोगों द्वारा जल का अत्यधिक और लापरवाही से प्रयोग किया जा रहा है। जो लोग हैं वो जल का अपनी जो उनकी जो यूज करने की क्षमता है उससे भी ज्यादा करते हैं, अत्यधिक करते हैं और लापरवाही से प्रयोग करते हैं। नल खुले छोड़ दिए, पानी जो है पाइप से गाड़ियां धो रहे हैं, जगह धो रहे हैं, सो उस चीज में काफी ज्यादा उसका अपव्यय होता है। सेकंड, जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण जल स्रोत जो है सूखते जा रहे हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, प्रदूषण जो हो रहा है उसके कारण जो है जल के जो स्रोत हैं जैसे तालाब, नदी वगैरह है वो सूखते जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और जल प्रदूषण से जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही घट रहे हैं। जो वर्षा का पैटर्न है यानी जो रेनफॉल की जो एक साइकिल है कि इस मंथ से इस मंथ तक जो है रेनफॉल होगा, सो वैसा नहीं होता। जो रेन है वो कभी भी हो रही है, आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी रेनफॉल की साइकिल है ना उसमें बैलेंस ही नहीं रहा, वो डिसबैलेंस हो गई है। सो इसी वजह से जो जल प्रदूषण है वो भी होता जा रहा है और जो जल की गुणवत्ता है वो भी, और जो जल की मात्रा है दोनों ही घटते जा रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा 12th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपनी पैसेज 13th क्वेश्चन। यस, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं अपनी पैसेज। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी का पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर कई इलाकों को खंगाल सकती है, वहां से सस्ती कीमतों पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उससे जब उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा रही थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो वह सस्ती चीजें खरीद कर उसे ज्यादा कीमतों में बेच सकती थी। तो इसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया है कि वहां की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उन्होंने चार्टर था इजाजतनामा हासिल कर लिया था, जिससे जो कंपनी है वह पूर्व में अपना व्यापार का एक अधिकारी उसको मिल गया था। इस इजाजतनामे से ये था कि जो इंग्लैंड है वो कोई भी व्यापार किसी भी कंपनी से कर सकता है और कोई उसकी प्रतिस्पर्धा में नहीं था। सो इसलिए वो जो था वो सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचता था। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको ये पैसेज समझ आ गई होगी। सो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर किसने दिया? सो यहाँ से देख सकते हैं महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के चार्टर द्वारा कहाँ के व्यापार का एक अधिकार मिला था, तो उसको पूर्व यानी ईस्ट के व्यापार का अधिकार मिल गया था। और ईस्ट इंडियन कंपनी को व्यापार करने में चार्टर से क्या लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर इलाकों में को खंगाल सकती थी, वहां सस्ती कीमतों पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। 2 नंबर का यहाँ से 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाती थी और सस्ती चीजों को खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचती थी। अब इसका आंसर मैं दिखाती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर हमारा 13th का। एक सेकेंड, ये ना थोड़े आगे पीछे हो गए हैं पेजेस। हाँ जी, ये रहा 13 का आंसर। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया, ये हमारा फर्स्ट का हो गया आंसर। सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट यानी पूर्व देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार मिल गया। थर्ड का आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई लाभ हुए। पहला, इंग्लैंड को कोई दूसरी कंपनी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इंग्लैंड की कोई दूसरी जो कंपनी थी वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, यानी कंपटीशन में नहीं थी। सेकंड इसका है पॉइंट, वह सस्ती चीजें खरीदकर यूरोप में ऊंचे दामों पर बेच सकते थे। ठीक है। थर्ड है, बिना प्रतिस्पर्धा के अधिक मुनाफा कमा सकती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब उसकी प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं, तो वो सस्ती चीजों को जो है लोगों को महंगी कीमतों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा यहाँ पे,
खंड च में मानचित्र कौशल पर आधारित हमारे प्रश्न। ठीक है, सो इसमें है भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को प्रयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 दे रखे हैं, इनमें से आपको पेपर में कोई 5 ही दर्शाने जो आपको अच्छे से आते हो। पहला है सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पुणे और चेन्नई। देखिए जो सूरत है वो आपका पड़ेगा गुजरात में। ठीक है, वो आपका गुजरात में पड़ेगा। हैदराबाद तेलंगाना में, फिर बक्सर आपका बिहार में पड़ेगा, लखनऊ जो है आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, फिर पुणे पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, और मद्रास जो पड़ेगा वो आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ एक बार मैप पे फिल करके अच्छे से। पहले आप यहाँ पे आंसर देख लें। ये देखिए सूरत पड़ेगा गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना, बक्सर बिहार में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और पुणे महाराष्ट्र में, और मद्रास चेन्नई में। ठीक है, अब मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ। ये आपको इस तरीके से मैप मिलेगा, फिर आपको फिल करके ये अपनी आंसर शीट के साथ अटैच करना होगा। ठीक है, मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा सूरत जो हमारा पड़ेगा गुजरात में। यहाँ पर आप ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सबसे पहला सूरत था तो वो यहाँ गुजरात में। मैं यहाँ पे आपको स्टेट्स के नाम लिख के बता रही हूँ, बट जो उनके अंदर जो जैसे सूरत है तो आप ऐसे लिख सकते हैं सूरत और नीचे ब्रैकेट में गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा हैदराबाद जो हमारा पड़ेगा तेलंगाना में। ठीक है, ये हमारा हैदराबाद पड़ेगा तेलंगाना में। यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें सबसे पहले ऊपर हैदराबाद, हैदराबाद लिख के ऐसे नीचे आप ब्रैकेट में तेलंगाना लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है बक्सर, बक्सर पड़ेगा आपका बिहार में। यहाँ पे ऐसे आप बक्सर लिख के, बक्सर इस तरीके से लिख के आप यहाँ ऐसे नीचे बिहार लिख सकते हैं। दोनों चीजें अच्छे से कि जो बक्सर है वो बिहार में पड़ता है, इस तरीके से। लखनऊ पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। सो यहाँ पे इस तरीके से आप लखनऊ लिख दे और फिर यहाँ पे आप लिख दें यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आपका पुणे यानी पूना, ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूना और फिर ऐसे नीचे ब्रैकेट में महाराष्ट्र। ठीक है, लास्ट है आपका मद्रास यानी चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हैं मद्रास और यहाँ लिख सकते हैं नीचे आप ऐसे तमिलनाडु। ठीक है, सो ये आपका मैप वर्क था। आपको इसमें से कोई 5 ही करने हैं। मैं आपको एक बार फिर से कंप्लीट बता देती हूँ अच्छे से। सबसे पहला आपका सूरत यहाँ पड़ेगा, फर्स्ट सूरत गुजरात में पड़ेगा। सेकंड आपका हैदराबाद जो पड़ेगा तेलंगाना में यहाँ पे। उसके बाद थर्ड है बक्सर बिहार, आपका पड़ेगा इधर यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, फोर्थ। फिफ्थ है आपका पुणे महाराष्ट्र में पड़ेगा यहाँ पे गुजरात के नीचे। फिफ्थ ही भरने हैं, बट सिक्स जो है आपका तमिलनाडु में पड़ेगा आपका मद्रास। ठीक है, सो ये नंबरिंग मैंने कर दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो ये था आपका कंप्लीट मैप वर्क। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 8 सोशल साइंस। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाता है सैंपल क्वेश्चन पेपर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी अपनी आंसर राइटिंग इसी प्रकार से इजीली कर सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।